गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 3 में प्रवेश करेंगे। हमने एंशिएंट एंड मिडाइवल जो टाइम था उसके अंदर जो इंडियन इन्फ्लुएंस था उसके बारे में जोग्राफिकल जो आइडियाज़ थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और पार्ट 1 में और पार्ट 2 के अंदर हमने मेन एस्पेक्ट्स जो हैं जोग्राफिकल नॉलेज के एंशिएंट इंडिया के टाइम समय के उनके बारे में डिस्कस किया। और आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत मेन एस्पेक्ट्स ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कस। स्क्रीन पर आपके ABC 3 जो पॉइंट्स हमने निर्धारित किए थे उसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट इसके जो पहले हमने पार्ट किया था उसमें। और अब हम B और C जो पार्ट है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनालिसिस और जो डिस्क्रिप्शंस मिलते थे पौराणिक सप्तद्वीप के बारे में, 7 लैंड मासेस जो थे पुराणाज में, उसके अलावा माउंटेन्स और रिवर्स जो वेद पुराण आदि में हमको विश्लेषण के रूप में या एनालिसिस के रूप में या वर्णन के रूप में मिली। ऋतुओं और जलवायु के बारे में, वेदर और क्लाइमेट का आदि का जो वर्णन मिलता है वो किस प्रकार से एस्पेक्ट्स के अंदर ज्योग्राफी का नॉलेज एंशिएंट इंडिया में प्रूव करता है वो हम देखेंगे। और पौराणिक सप्तद्वीप हम इसमें सबसे पहले लेते हैं। जो विभिन्न पुराणों में सप्तद्वीप जो है 7 भूखंड उनका वर्णन है, कई पुराणों में, एक में नहीं। और यह सातों जो द्वीप है वो मेरू पर्वत के चारों ओर कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान फैले हुए हैं। इसका डायग्राम भी आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। ये जो सप्तद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको तीसरे पॉइंट के अंतर्गत रखे गए हैं। जम्बू द्वीप, उसके अलावा प्लाक्ष द्वीप, शामली, कुश, क्रौंच, शक और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप जो हैं वो प्रमुख 7 भूखंड है प्राचीन समय के, जिनका वर्णन पुराणों में हमें देखने को मिलता है। इन द्वीपों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में जो है काफ़ी मतभेद रहा। अलग अलग पुराणों में उसके बारे में जो मत थे उन द्वीपों के बारे में, उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में संबंध में वो काफ़ी मतभेद रहा उसमें। इनका जो नामकरण है, उनके संबंध जो प्रधान वृक्ष हैं उनमें प्रमुख रूप से जम्बू, प्लक्ष, शामली, और जो घास है कुश, और पर्वतों का जो नामकरण हुआ वो क्रौंच और पुष्कर के आधार पर किया गया। तो इस प्रकार से इन सप्तद्वीपों का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। ये स्क्रीन पर एक मैप आपके सामने है और इस मैप में जो सप्तद्वीप थे उन सप्तद्वीप की लोकेशन को बताया गया है। नंबर 1 जम्बू द्वीप, नंबर 2 पुष्कर द्वीप। तो ये जो सातों द्वीप है ये यहाँ पर आपको मैप के अंदर दर्शाए गए हैं। मैप में देखने हैं ये सारे जो वर्ष हैं, उपखंड जो हमने पीछे नाम देखे थे वो उनको SM अली साहब की बुक से हमने यहाँ कॉपी किया है और इसको आपको दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वर्ष जो है उत्तर और दक्षिण में, बीच में जो है मेरू आपको शो हो रहा है, ये मेरू पर्वत है। इसी प्रकार से आगे देखें पर्वतों के बारे में, यदि हम और थोड़ा सा वर्णन देखें तो ऋग्वेद में जो है वर्णित भूखंड का विस्तार पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा यमुना तक और उत्तर में मेरू पामीर से लेकर दक्षिण में कच्छ तक है। ये जो विस्तार है ऋग्वेद में बताया गया है पर्वतों का। और पुराणों में जम्बूद्वीप के पर्वतों का विवरण दिया गया है। प्रमुख जो पर्वत है उसमें मेरू, नील, श्वेत और श्रृंगवन, निषाद, हेमकुट, हिमावन और गंधमादान व माल्यवन है। ये पर्वतों के नाम हैं जो ऋग्वेद और पुराणों में हमको देखने को मिलते हैं। इनकी लोकेशन पिछले मैप में आपको बताई थी। और अब हम नदियों की बात करें, जो भौतिक भूगोल के वर्णन से हमको प्राचीन समय में भूगोल का ज्ञान का कितना स्तर था, कितना गहराइयों तक भूगोल का ज्ञान था, इस बात का स्पष्ट होता है। अब हम नदियों की बात करते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 35वें सूक्त को नदी सूक्त कहते हैं, कहा गया है, जिसके सभी मंत्रों में नदियों के वर्णन पाए जाते हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त के 5वें मंत्र का अर्थ है
गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास आदि नदियां उत्तम सोम से संबद्ध है। ये बहुत ही शुद्ध जल इन नदियों का उसके अंतर्गत मंत्रों में वर्णन किया गया है। तो ये जो है नदियों के बारे में जानकारी मिलती है भौतिक भूगोल के वर्णन से। और वेदों में आर्य लोगों ने निवास प्रदेश को सप्त सैंध या 7 नदियों का देश कहा है। इसके अंतर्गत सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां, जो सहायक नदियां हैं उनके नाम हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, घग्गर, सरस्वती आदि, ये 7 नदियां इसमें सम्मिलित होती हैं। अंतिम दोनों जो नदियां हैं बाद में ये सूखकर अदृश्य हो गई, ऐसा भी उल्लेख वेदों में आर्य लोगों ने किया है। वेदों के बाद लिखे गए जो उपनिषद और पुराण हैं उनमें भी संपूर्ण भारत की नदियों के वर्णन हमें देखने को मिलते हैं, और जिनमें नदियों की विशेषताएं और जल ग्रहण क्षेत्रों का भी वर्णन किया गया है। यह नदियां जो हैं मुख्य रूप से उत्तर भारत की सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सोन, चंबल आदि, और दक्षिणी भारत की महानदी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्याप्त वर्णन वेद, उपनिषद और आर्य लोगों के द्वारा जो है इसका वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार की नदियां उत्तर और दक्षिण का उल्लेख है। इसी प्रकार से भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको ऋतु और जलवायु के बारे में पर्याप्त ज्ञान उस समय था, इस बात का प्रमाण हमें मिलते हैं। ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का जो है उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य जो वेद और उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है आदि ग्रंथों में 6 ऋतुएं बताई गई है। तो ऋग्वेद के अलावा बाकी अन्य रामायण, महाभारत और पुराणों के अंदर उपनिषद में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। ये जो 6 ऋतुएं हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु। इन ग्रंथों में प्रत्येक ऋतु की वायुमंडलीय दशाएं जो है तथा वनस्पति, कृषि, मानव जीवन पर पड़ने के उनके प्रभाव को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि क्या प्रभाव जो है मानव जीवन पर, कृषि पर, वनस्पति पर इन ऋतुओं में वायुमंडलीय दशाओं का होता है। सारी देखी कि प्राचीन भारत के अंदर जो है भौतिक भूगोल के वर्णन से क्या क्या जानकारियां उस समय उपलब्ध थी, इस बात की जानकारी आपको हुई। तो यह आज हमारा पार्ट 3 था, और अब हम नेक्स्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मतलब मानव भूगोल के वर्णन के दौरान जो हमें जानकारियां प्राप्त की, वो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।